नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पे, कुछ स्टॉक्स पे और कुछ ऑप्शन ट्रेड्स पे आपकी रणनीति क्या हो सेकंड हाफ के लिए, यानी 12 से लेकर 3:30 तक, उस पर करेंगे विचार बातचीत। आशीष बहती होंगे हमारे साथ इस कार्यक्रम में, और साथ ही साथ क्योंकि ये अर्निंग सीजन चल रहा है, मध्य में है, महिंद्रा लाइफ स्पेस इनके नंबर्स आए, उस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन इस सबसे पहले इंडेक्स अभी क्या कर रहा है, सुबह क्या बात हुई, शुक्रवार का ट्रेड क्या था और अभी के स्टैट्स, सब पे पहले बातचीत। देखिए, शुक्रवार को हम अपने साथ काफ़ी वीकनेस लेके आए नंबर्स, और आज भी कुछ नंबर्स ऐसे थे, फॉर इंस्टेंस CDSL एंड मोर स्पेशली कोटक महिंद्रा बैंक, जिससे हमें फ्रेश वीकनेस मिलती। दूसरी बात, TCS की वो खबर, मतलब अपने एम्प्लॉय को घटाने की, वो एक ऐसी खबर थी जिसने, अगर आप देखें, इस पूरे सेक्टर पे काफ़ी इम्पैक्ट डाला था सुबह खुलते साथ। तो हमारे पास एक वीक हैंडओवर था। हालांकि गिफ्ट निफ्टी उस तुलना में कम गिरा हुआ था, लेकिन एक्शन शुरू हुआ खुलने के बाद। लेवल लेके आई है सुबह का, और मैंने एक बात क्लियरली कही थी कि मैं तब तक सेल ऑन राइज की अप्रोच रखूंगा जब तक कि RS1 ना कट जाए। अब RS1 क्या है जनाब? वो है कॉल राइटर्स का जोन। क्या हमने रीड किया था सुबह? देखिए, एक होता है कल के स्टैट्स और एक होता है अभी के स्टैट्स। 24,900 के बाद 25,000 दो कॉल राइटर्स के जोन थे, और वहीं पे आपका 50 डे था, जिसको वायलेट करने के बाद शुक्रवार को आप कोलैप्स हुए थे। तो जब तक कि ये ट्रैजेक्टरी ना रीगेन हो जाए, हम सेल करेंगे सेल ऑन राइज। एक लाइन मैंने क्लियरली मेंशन की थी, व्हेन यू आर गोइंग शॉर्ट, फ्रेश शॉर्ट, प्लीज कीप योर रिस्क रिवॉर्ड इंटैक्ट कंसिडरिंग नियरेस्ट सपोर्ट्स। मतलब पहले बेस और दूसरे बेस को देखते हुए शॉर्ट कीजिएगा। लेके आइए, क्या था बेस? 729,672। फर्स्ट इंस्टेंस में, चाहे वो आपके शुक्रवार के शॉर्ट्स हों या फिर आज के शॉर्ट्स हों, ये एक समर्थन, एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। 729 वाज द लेवल एंड 32 इज द लो। 732 लो है, वहां से एक रिकवरी आई। बट जब आशीष और मैं सुबह बात कर रहे थे पोस्ट ओपनिंग 9:30 पे, 9:15 पे, 10:10 पे, बात यही हुई थी, हम सेल करेंगे हायर ट्रैजेक्टरीज पे। निफ्टी ने एक इंट्राडे हाई मारा, जरा प्लीज लेके आइएगा, एग्जैक्टली 10:24 पर, करीब 24,890 का, लेकिन कोलैप्स हुआ। यानी RS1 के आसपास सेल करने की रणनीति अभी तक काम कर रही है। स्टिल यू आर एट 816। लेकिन क्या खुलने के बाद, देखिए अब क्या होता है, फियर। अब क्या होता है, जो प्राइस डैमेज ऑलरेडी हो चुका है स्टॉक स्पेसिफिक, वो प्राइस में है। अब बाजार क्या सोच रहा है, जरा वहां से सोचते हैं, कोशिश करते हैं उसको गेस करने की। देखिए, कोटक अब आपके हाथ में है, CDSL अब आपके हाथ में है, TCS अब आपके हाथ में है, उसका इंपैक्ट डेटा पे आ चुका है। लेट्स सी अब के स्टैट्स क्या है। अगर आप इस वक्त के स्टैट्स को देखें, आई मीन कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स, याद रखिएगा हम अब मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हैं। आज से 3 रोज बाद हमारी मंथली एक्सपायरी है जुलाई की, जो कि अब तक काफी भारी रही। अमूमन एक चीज, इन स्टैट्स को देखने से पहले एक चीज जहन में रखिएगा, एक काउंटर ट्रेंड मतलब आए, इस बात की पॉसिबिलिटी जनरली परसिस्ट करती है। आई मीन 7 आउट ऑफ 10। बट वो कब आएगा? आपकी स्क्रीन पे, आज स्क्रीन पे एक चीज विजिबल है अच्छी, आई मीन फ्रॉम 10:30 ऑनवर्ड्स टू 12 कीप 24,800 पे पुट राइटिंग है, और आउटस्टैंडिंग वाई करीब 1.25 करोड़ का। दैट्स गुड। इंट्राडे बेसिस पे अच्छी बात है। यानी इंट्राडे बेसिस पे अब आपका सपोर्ट, जो कि 729 पे था, 667 पे था, अब वो उठ के कहां पे आ गया है? 800। अब वो उठ के कहां पे आ गया है? 777। यानी फ्रेश इंट्राडे सपोर्ट्स हैं 24,800, 24,770। बट अगर आप कॉल राइटर्स देखें तो उसी सेम क्वांटम में है, एंड द सेम क्वांटम ऑफ आउटस्टैंडिंग वाई परसिस्ट एट 24,900, 1.06 CR। यानी सिंपली बाजार अब फोकस कर रहा है एक रेंज पर फॉर इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव। वो रेंज परसिस्ट करती है 24,770 से लेकर 24,931 RS1। बट क्या हो गया? बेस स्लाइटली इंप्रूव होकर ऊपर आकर अब कहां आ गया है? 24,770 पे। तो अब हमें फोकस करना है, 931 हमारा थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा, अगर कट गया तो कवरिंग, और अगर इंट्राडे में 770 फिर टूटा, फिर कोलैप्स हुआ, अगर वो पुट राइटर्स का जो इंट्राडे जोन है, देन अगेन अ डाउन स्विंग टुवर्ड्स 729 और 670 looks possible as per these stats.
ये हो गई निफ्टी की बात। अब आइए आप निफ्टी बैंक देखिए। जब आशीष और मैं सुबह बात कर रहे थे, मैंने एक बात कही थी, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है 56,111, दैट्स 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बाजार खुला, इंट्राडे लो देखिए 186, मोर और लेस आप 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छू के आए। मोर और लेस अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं डेली चार्ट्स पे, तो ये मोर और लेस आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो आप वो छू के आ गए, आपने एक पुल बैक लिया। आपके कोटेक के पेन को एचडीएफसी बैंक, आपके कोटेक के पेन को आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा रिलीव कर रहे थे, बट मोर और लेस पेन परसिस्ट कर रहा है। क्या बात हुई थी? 56,111 इज क्वाइट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग अ पुल बैक। उसने पुल बैक जनरेट किया, बट क्या बात यह भी हुई थी कि हमें अपने शॉर्ट्स पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर रखना है। इट्स बेटर टू गो शॉर्ट क्लोजर टू RS1। RS1 लेके आइए स्क्रीन पे प्लीज। RS1 क्या था? आपका 57,000 का कॉल राइटर। RS1 क्या था? आपका 20 और 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। वहां जा रहा है तो बार बार कोलैप्स आ रहा है। स्टैट्स क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। कोटेक को एक बार प्राइस में आने के बाद, कोटेक के एक बार प्राइस में होने के बाद ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं? देखिए, ऑप्शन राइटर्स में कन्विक्शन है। अभी भी वो 56,600 पे, 56,800 पे, 57,000 पे, तो मोर और लेस दैट हायर ट्रेजेक्टरी टू सेल एंड राइज विल बी सेम, वही रहेगी। बट नीचे याद रखिएगा, जिस तरीके से 56,000 पे पुट राइटिंग हुई है, 56,200 पे हुई है, 56,800 पे हुई है, अभी हमारा गेम जो है वो परसिस्ट करता है 56,100 और 56,800 के बीच में। आशीष, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आशीष, थोड़ा सा बाजार एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। सुबह आईटी कोलैप्स होने के बाद रिकवर हुआ, बैंक निफ्टी रिकवर हो रहा है, मोस्ट स्पेशली रिलायंस आज कंट्रीब्यूशन में अपना साथ दे रहा है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पहले ही स्टेबल थे, स्ट्रांग थे, और उन्होंने सुबह से रिएक्शन दिया भी। आप इंडस्ट्रीज को कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त, कैसे अप्रोच करेंगे इंडस्ट्रीज को? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। जी वीरेन जी, जैसे आपने भी समझाया कि रिलायंस का एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा है बैंक निफ्टी को, और आईटी की जो गिरावट थी वो थोड़ी सी अब थमते हुए देखने मिल रही है, और इनफैक्ट मिड कैप आईटी में एक फ्रेश बाइंग यहाँ से देखने मिल रही है। लेकिन सेल ऑन राइज का ही माहौल है। अभी भी निफ्टी अपने पिवट पॉइंट से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, और कोई भी ऊपर मूवमेंट आता है तो वहाँ पे वापस बिकवाली की जा सकती है। जो सेलिंग के जोन बन रहे हैं वहाँ पे वापस वो 24,880 के आसपास में वहां सेल किया जा सकता है, या फिर ऊपर एक पुल बैक में 24,950 के आसपास में सेल किया जा सकता है। नीचे में हमें हमारे टारगेट्स अभी भी इंटैक्ट है। हमें लगता है नीचे में निफ्टी 24,600 और 24,450 तक का जोन दिखा सकता है। तो सेलिंग राइज का इंटैक्ट अभी भी पॉलिसी रहेगा। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो देखिए, बैंक निफ्टी में भी एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, और कोटक आज जो है स्पॉइल स्पोर्ट कर रहा है। एक रेंज में ट्रेड किया है बैंक निफ्टी ने अभी तक, लेकिन हमें लग रहा है कि अगर ये रेंज ब्रेक होता है और 56,100 तक बैंक निफ्टी शायद अभी इंट्राडे में दिखा सकता है। तो बिकवाली की सलाह है इन लेवल्स पे भी बैंक निफ्टी में। ऊपर में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है बैंक निफ्टी में, वो 56,500 का एसएल मेंटेन करे। नीचे में 56,100 और वो टूटता है तो हमें लगता है इसमें 55,900 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। ओके, ये है इंडस्ट्रीज पे बातचीत अब तक की। और याद रखिएगा, ठीक है, कोटेक कोलैप्स हो रहा है, बट वो थोड़ा बैलेंस कर रहा है उस फियर को, उस ड्रॉप को, उस पेन को, आपका एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। देखिए, अब मैं थोड़ा इस चर्चा को विराम दूंगा। अभी अभी ट्रेड्स आएंगे फ्यूचर एक्सप्रेस में, अभी हम स्टॉक्स पे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा विषय को तब्दील करते हैं, चेंज करते हैं और अर्निंग्स पे आते हैं। महिंद्रा लाइफ स्पेस Q1 नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। नेट प्रॉफिट लगभग 51 करोड़ रुपए वर्सेस करीब 13.25 करोड़ रुपए के। रेवेन्यू इनके डाउन थे करीब करीब 83%, 32 करोड़ रुपए। एबिटा लॉस इस बार 55 करोड़ रुपए का रहा वर्सेस 41.7। नंबर की बारीकियों को, रियल एस्टेट डिमांड कैसी चल रही है, सब पे बातचीत करते हैं। हमारे साथ श्री अमित सिन्हा, MD एंड CEO महिंद्रा लाइफ स्पेस के हैं। सर, गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा नंबर्स को एक्सप्लेन करिए। नेट प्रॉफिट अप, रेवेन्यू डाउन, एग्जैक्टली हुआ क्या इस क्वार्टर में, और डिमांड एनवायरनमेंट इस क्वार्टर में रहा कैसा? सबसे पहला प्रश्न आपसे। जी हाँ, मैं वेदर जी, थैंक्स मेरे को अपने स्टेज पे लाने के लिए धन्यवाद। तो क्वार्टर ओवरऑल हमारे लिए अच्छा रहा। आई थिंक रियल एस्टेट में अभी भी काफ़ी एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे थोड़ी सी डिमांड अच्छी चल रही है, प्राइसिंग अच्छी है, लॉन्चेस हो रहे हैं,
कुछ पार्ट में लॉन्च स्लो है, अप्रूवल्स, कुछ ईसी इशू चल रहा है जो सॉल्व हो जाएगा। उसके कारण थोड़ा-सा लॉन्चेस जो हैं ओवरऑल मार्केट में थोड़े कम हैं पिछले साल के मुकाबले। बट जो लॉन्च हो रहे हैं उनका उसका डिमांड काफ़ी अच्छा है, उसका एब्ज़ॉर्प्शन काफ़ी अच्छा चल रहा है। जो हम लोग इंडस्ट्री में ओवरऑल कंट्री लेवल पे इन्वेंटरी ओवरहैंग देखते हैं कि कितने दिनों की इन्वेंटरी मार्केट में अभी बची हुई है, तो वो करीब 14 महीने की है और ये पिछले साल 12 से 13 के बीच में थी, अभी थोड़ी 14 के आसपास है। तो इसका मतलब है कि मार्केट काफ़ी हेल्दी है, एब्ज़ॉर्प्शन चल रहा है, डिमांड है। जो रेपो रेट कट हुए थे कुछ दिनों पहले, उसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट आया है। लोगों को लगता है कि ये अच्छा टाइम है, ईएमआई कम हो रही है या ड्यूरेशन कम हो रहा है। तो ओवरऑल हैं। मार्केट के लिए अच्छा है। महिंद्रा लाइफ हाँ, स्पेसेस अभी के लिए जो जु आपका हाँ, हाँ, बताइए? हाँ। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि जुलाई कैसा गुज़रा और गुज़र रहा है अब तक। दूसरी बात, हाँ, ये जब हाँ, जुलाई जो अप्रूवल्स अभी डेफर हुए वो कब तक मतलब फुल फ्लैज आ जाएंगे? पॉसिबली जुलाई से लेकर दिसंबर तक का टाइम फ्रेम आपको कैसा लग रहा है? और एक और चीज़ पूछूंगा, जी हाँ। आपके टॉप लाइन को बूस्ट क्या करेगा? मतलब वॉल्यूम्स बूस्ट करेंगे या फिर प्राइसिंग बहुत स्ट्रांग रहेगी? एग्जैक्टली व्हाट कॉम्बिनेशन विल ड्राइव टॉप लाइन? दोनों चीज़ें होनी चाहिए, जहाँ पे क्या है। होता है कि वॉल्यूम तो होना ही चाहिए, और जहाँ पे भी हम अपना अच्छा प्रोडक्ट लाते हैं, उसका मिक्स शिफ्ट बोलते हैं हम लोग, कि वो अफोर्डेबल से हम लोग निकल रहे हैं, प्रीमियम में जा रहे हैं, मिड प्रीमियम में जा रहे हैं, तो ये शिफ्ट जो होगा, वो ऑटोमेटिकली मिक्स शिफ्ट है, उसके कारण प्राइसिंग ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी। और जो प्रोजेक्ट ईयर टू ईयर जो आप बात करते हैं कि सेम प्रोजेक्ट का की प्राइसिंग इस साल कितनी है और अगले साल कितनी हो जाएगी, वो 4 से 5% अब हम लोग प्लान करके चलते हैं, क्योंकि पिछले 3-4 साल में हमने देखा कि वो 10-15% था, वो कम हो चुका है, वो मॉडरेट हो चुका है। तो जो मिक्स शिफ्ट है वो थोड़ा-सा हमें एक्स्ट्रा गेन देगा, जो हम लोग काफ़ी पुश कर रहे हैं, और जो ईयर ऑन ईयर सेम इन्वेंटरी पे करीब 4 से 5% लेके चल रहे हैं। अच्छा अमित जी, मतलब एक एक साधारण इंसान रियल एस्टेट में होने वाली डिमांड, सप्लाई और मार्केट को उस तरीके से भांपता है जिससे मैं भी भांपता हूँ। मेरे को हुँ, आने वाली रोज़ बरोज़ कॉल से मैं पता कर सकता हूँ कि फ्लैट्स बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे हैं। ये कमोवेश ज़्यादा है और स्पेशली एक डिक्लाइनिंग रेट एनवायरनमेंट में ये ज़्यादा होना और चुभता है। क्या प्राइसिंग इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि जो मिडिल क्लास है या फिर रिटेल है या फिर जो लोअर ब्रैकेट्स में मकान खरीदता है, वो अभी उसकी डिमांड थोड़ी कम है क्या? सिर्फ प्रीमियम कैटेगरी में बाइंग हो रही है, ऐसा कुछ है क्या? तो ये आप सही बोल रहे हैं कुछ हद तक, जो हम लोग मार्केट को देखते हैं वीरेंद्र जी, जो अफोर्डेबल मार्केट होती है 1 करोड़ के नीचे, जो मिड प्रीमियम, प्रीमियम होती है वो 1 से 5 के ऊपर के बीच में, एंड 5 के ऊपर हम लोग लग्ज़री बोलते हैं। और बॉम्बे और दिल्ली में वो 5-10 हो जाता है, तो मिड प्रीमियम, प्रीमियम बड़ा सेगमेंट हो जाता है। जो हमने देखा है कि लग्ज़री काफ़ी ग्रो कर रहा है। उसका वॉल्यूम सिर्फ़ 1 से 2% है, लेकिन उसकी वैल्यू 15 से 20% है, और इस क्वार्टर में हमने काफ़ी लग्ज़री में गेन देखा है। अफोर्डेबल उसके कंपैरिज़न में श्रिंक कर रहा है। तो 1 करोड़ के जो नीचे अपार्टमेंट हैं, वो कम होते जा रहे हैं। वॉल्यूम थोड़ा बहुत है, लेकिन वैल्यू कम होती जा रही है। उसका मतलब वो डीग्रो हो रहा है। रेट कट का हमने सोचा था उसपे बेनिफिट आएगा, लेकिन अभी तक देखा नहीं है हमने। लेकिन जो प्रीमियम सेगमेंट है, मिड प्रीमियम, प्रीमियम जो मिड है, जो हम जहाँ पे प्ले करते हैं, वो मार्केट काफ़ी हेल्दी है। उसमें काफ़ी डिमांड है। अ, उसमें काफ़ी अच्छे टेलविंड जैसे बोलते हैं सेक्टर में है। डिमांड इसलिए है क्योंकि वो हर सिटी में कोई सैलरीड एम्प्लॉयड है, उसके लिए वो 2 से ढाई से 3 करोड़ के अपार्टमेंट बहुत सूटेबल होते हैं। तो हम उसमें काफ़ी डिमांड देख रहे हैं, वो चलती रहेगी। और जो 2-3 साल में जो प्राइस भाग गया था, वो अब नहीं भागेगा, वो थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि सारे डेवलपर्स कस्टमर्स को एक अच्छा वैल्यू प्रोपोज़िशन देना चाहते हैं, उसमें प्राइस सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा घर दें, अच्छा ओके, प्राइस दें, अच्छी एमेनिटीज़ दें, उससे क्या एग्जैक्टली। होगा, कन्वर्शन बेटर होता है। जी, मैं बताऊँ, कुछ बातें रियल एस्टेट कंपनियों की चुभती हैं। इसी मंच पे एक कंपनी आई थी, उन्होंने कहा जनाब हम लो कॉस्ट हाउसिंग पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं और हमारा ब्रैकेट है 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़। मैंने कहा जनाब कौन रिटेल जो है वो 1 करोड़ का लोन ले लेगा और 50 लाख टेबल पर रख देगा? पॉसिबल नहीं। या अच्छा ये बताइए, अगले 6 महीने में लॉन्चेस कैसे हैं, कहाँ कहाँ पर कैसे हैं? और दूसरी बात, उनका हाँ,
ब्रैकेट क्या होगा लॉन्चेस का? जी हाँ। तो हमारा जो ब्रैकेट है वो हम लोग काफी मान के चल रहे हैं कि 1 से 5 के बीच में रखेंगे, राइट? 1 से 5 के बीच में हमारा होगा, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी 2 से 3 के बीच में होगी, तो मीडियन होगा वो 2 से 3 के बीच में होगा। ये हमारा फोकस रहा है और रहेगा। जो अफोर्डेबल में फोकस था वो हमने अब काफी कम कर दिया। लेकिन जो आपने सबसे जरूरी बात पूछी कि कैसा हमारा लॉन्च पाइपलाइन होगा और होने वाला है, तो उसके लिए मैं आपको 3 चीजें बताना चाहता हूँ कि हमने अ, पिछले 2-3 सालों में अपने जीडीवी जो बोलते हैं, जो लैंड बैंक होता है, उसको काफ़ी बढ़ाया है। करीब 40,000 करोड़ का लैंड बैंक अभी हमारे पास है। वो, और उसमें से 2.5 साल में या 2 साल में 80% ग्रोथ आई है उसमें। 80% उसका 2.5 साल में आया है, तो काफ़ी जंप किया है हमने उसको। दूसरा पार्ट है कि आपकी बैलेंस शीट हेल्दी होनी चाहिए, क्योंकि ये लैंड बैंक्स को एक्वायर करना है, लॉन्च करना है, वो मशीन की तरह काम करना चाहिए। तो हमने राइट्स इश्यू किया है वीरेंद्र जी पिछले क्वार्टर में, और अभी बैलेंस शीट हमारी काफ़ी स्ट्रांग होगी। इनफैक्ट हमारे पास डेट नहीं है, नेगेटिव डेट है, -0.23 जो डेट टू इक्विटी है, माइनस मतलब हमारे पास कैश सरप्लस है। इसका मतलब है कि जैसे मार्केट में कोई भी डील आती है, अच्छी डील आती है, जो हमारे कस्टमर्स को पसंद होगी, वो हम लोग उसको एग्रेसिवली परस्यू कर सकते हैं। तीसरा है कि जो आपकी मशीन होती है, लैंड को एक बार एक्वायर करना नहीं होता है, बार-बार एक्वायर करना होता है। तो पिछले साल हमने 18,000 करोड़ एक्वायर किया था। पिछले एक जो क्वार्टर जो गया है जून एंड वाला, उसमें हमने 3,500 का किया है। तो और 2 साल पहले हम 1,000 करते थे, 1,000 करते थे, 700 करते थे। तो हमने 3 सालों में 4,500, 18,000 और एक क्वार्टर में 3,500 कर लिया। तो ये हमने काफ़ी उसमें पुश ओके। लेके आए हैं, और हमारा अब काम है कि ये जीडीवी को लॉन्च बनाया जाए। चलिए विजय, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। यथास्थिति जो होती है, मतलब जो एग्जैक्ट सिचुएशन है, आपने बहुत अच्छी तरीके से रखी। और अभी जो आपकी एफर्ट्स है, मेरे ख्याल से जब हम थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में बात कर रहे होंगे तो ज़्यादा मीनिंगफुल होगी ये बातचीत, है ना, मेरे ख्याल से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। इंडिसेस लेके आइए, फिर बढ़ते हैं आगे ट्रेड्स पे। निफ्टी करीब करीब 24,777 पे जनाब मान नहीं रहा है, और इंडेक्स जो है वो 770 के जोन को तोड़ रहा है। अब इससे होगा क्या? वो 800 जो पुट राइटर है ना, उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिलेगा। लेट्स सी। ये स्विंग लो एग्जैक्टली वही लो जो है जो 10:29 पे लगा था। आशीष, 3 ट्रेड्स आपके। जी वीरेंद्र जी, पहला जो ट्रेड रहेगा वो सिप्ला में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ है और फार्मा एज ए सेक्टर भी काफी अच्छा मूव कर रहा है, तो यहाँ पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 1530 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में लगता है इसमें 1590 और 1630 दो जोन देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो प्रेस्टीज में बिकवाली की सलाह है। यहाँ पे हमें लग रहा है कि पूरा का पूरा रियलिटी में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है, तो यहाँ बिकवाली की जा सकती है प्रेस्टीज स्ट्रेट्स में। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1650 का एसएल मेंटेन करे। नीचे में हमें लगता है इसमें 1590 और 1550 तक का जोन देखने मिल सकता है। तीसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो मिड कैप आईटी से कोफोर्ज। यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रांग बन रहा है और मिड कैप आईटी में एक रिकवरी का स्ट्रेंथ दिख रही है, तो यहाँ खरीदारी की जा सकती है। 1690 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है और 1760 का पहला टारगेट और 1800 के दूसरे टारगेट के लिए कोफोर्ज में भी खरीदारी की सलाह है। जी वीरेंद्र जी, जियो फाइनेंस में वापस स्ट्रेंथ बन रही है और एक रिवर्सल यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, तो 320 की जो कॉल है अगस्त मंथ की, उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 7:30 से 7:45 के करीब ये ट्रेड कर रही है, यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। ₹5 का स्टॉप लॉस लगाना है इसमें, और ऊपर में ₹12 और ₹15 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 320 कॉल, ये लाजमी है कि ये कॉल स्क्रीन पे गई है। सीएनबीसी आवास का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, और उसी समूह के अंतर्गत, उसी प्रबंधन और स्वामित्व के अंतर्गत आने वाली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी एक कंपनी है। लाजमी है कि जब आप कोई ट्रेड करें, इन्वेस्टमेंट करें, कुछ भी आपका व्यू हो इस शेयर के बारे में, कृपया एक निजी राय वित्त सलाहकार की जरूर रखें। आशीष, शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर रखिए एक ब्रेक। अगली मुलाकात होगी 2 बजे कमाई का अड्डे में, तब तक के लिए